जब आप बीजेपी में थे, आप अक्सर डीडीसीए की बात करते थे। तो अरुण जेटली के समय में बहुत हेरा फेरी हुई। सुधांशु त्रिवेदी जी बैठते हैं, बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इनको ज्ञान अल्प है। इस जमाने की बात है जब 90s में मोदी जी मुझे लेने आते थे। जेटली तो मेरे घर में आता था, सर बोलता था मुझे। अमित शाह जी तो पीछे माला लेकर के कोई पहनाने के लिए होता है ना, संवर्धन के लिए कोई लेके चलता है अमित शाह जी। और तो वहीं से शुरू होती है जो झगड़ा बीजेपी से आपका हुआ। अरे जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। तो जब आपको घर से निकाला आपके पिताजी ने, कितने दिन बाहर रहे आप? देखो, राजीव शुक्ला जी ये हमारे भाई की तरह, तब से मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ और जानता हूँ कि ये टमाटर हैं। सावरकर हैं, वो चंद्रगुप्त के नाम से लिखते थे। पेन नेम होता ना, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, तो उसी प्रकार से यह लिखते थे चंद्रगुप्त के नाम से। इन्होंने अपने आप को वीर लिख दिया, खुद ही लिखी लेख में अपने आप को सावरकर, वीर सावरकर बना दिया, तो ये वीर सावरकर बन गए। जिस प्रकार से तालिबान ने घुस के पाकिस्तान को बर्बाद किया, उसी प्रकार से ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे देश नहीं चलता साहब, इनको देश चलाना ही नहीं आता। ये वही लोग हैं जिनमें संस्कार नहीं है, और आरएसएस और बीजेपी में, माफ कीजिएगा, संस्कार विहीन लोग हैं ये लोग। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, जो घटना पहलगाम में हुई। ये तो मोदी जी के शरीर में सिंदूर बहता है, हम लोगों में खून बहता है। जो आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, आपकी सरकार वहाँ पे है, वहाँ जो वो रेप की घटना, एक आप क्रिकेट से पॉलिटिक्स में आए, एक और सेक्शन जो पॉलिटिक्स में आए थे वापस क्रिकेट में चले गए, गौतम गंभीर, और वो भारत की टीम के कोच हैं। जब वो सांसद थे और उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको वहाँ पे एडजस्ट किया है। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है शान सफर, दो कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे एक जो खास मेहमान हैं वो 1983 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, पॉलिटिशियन हैं। उसके बाद भाजपा में रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, आज की डेट में टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं और अपने मुखर बात के लिए जाने जाते हैं। अपनी बात को कह देते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अपनी बात कहते ज़रूर हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं टीएमसी के लोकसभा सांसद कीर्ति आज़ाद जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दो बहुत तीन शुक्रिया। चीज़ें, आजकल पॉलिटिशियन आपने कहा, लेकिन मैं हृदय से खिलाड़ी हूँ और स्वेच्छा से राजनीति में आया हूँ। देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला, जो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। 83 में कपिल देव कप्तान थे, उस टीम का मैं सदस्य था जब हम पहली बार जी विश्व कप जीते और क्रिकेटिंग सुपर पार बने थे हम। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। अरे कभी भी, आपके लिए इतना बढ़िया पॉपुलर चैनल है, क्यों नहीं। और मैं इसकी शुरुआत ना आपकी राजनीति से नहीं, क्रिकेट से करना चाहता हूँ। 83 के बहुत सारे किस्से हैं और हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, मैं सही बताऊँ आपको, तो हमने तो सुने हैं। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो आपके मन में आज तक भी है वो चीज़, और आपको बार बार याद आती हो, या आप अपने बच्चों को सुनाते हैं, या अपनी पत्नी को सुनाते हैं, या कभी आपने अपने पापा को सुनाई हो, वो भी पॉलिटिक्स में थे। तो मैं कोई ऐसी बात जानना चाहता हूँ कि जो हमने सिर्फ पढ़ी है, सुनी नहीं आपसे। देखिए, आप 43-42 साल पहले हुए इस घटना की बात करते हैं, मुझे लगता है ऐसे कल ही हुआ हो। जीवन में मुझे नहीं लगता कि चाहे राजनीति में आदमी मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आप देश का जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका सपना होता है कि मेरा देश, मेरी ये मातृभूमि विश्व में सबसे बढ़िया हो। और एक चीज़ है, आपने फिल्म अगर देखी, दो चीज़ें उसमें सही नहीं है और एक बात नहीं ऐड की गई। मैं 11 साल काउंटी क्रिकेट खेला लैंकाशायर में, संडरलैंड में, डरहम में। 4.5 महीने रहता था, अप्रैल के तीसरे महीने से शुरू होता था, सितंबर के फर्स्ट महीने तक। तो मैं उस समय इंग्लैंड में ही था और कपिल का फ़ोन आया। कपिल और मैं बचपन से स्कूल से साथ खेलते रहे, वो हरियाणा स्कूल से खेलता था, मैं दिल्ली स्कूल से, तो मेरा बचपन का दोस्त है वो जी। तो हम लोग तू तड़ाक में बात होती है। तो उसने मुझे बोला, तेरा नाम आ गया भाई, वर्ल्ड कप लड़ना है। मैंने कहा, यार कैसा मजाक करता है। मैंने कहा, 1.5 महीने की तूने अच्छी फ्री पेड हॉलीडे करा दिया हमें उसके लिए आए, क्योंकि उससे पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे उसमें हम केवल 1 मैच जीते थे।
वो भी ईस्ट अफ्रीका से, जिसमें अधिकतर गुजराती लोग खेलते हैं और क्रिकेट कोई खेलता नहीं था। तो और किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम कभी जीतेंगे। और पहले 3 जो ट्रायल, वो जो प्रैक्टिस मैचेस थे, तीनों हार गए, जिसमें माइनर काउंटीज भी थी और श्रीलंका भी थी। तो मतलब कोई था ही नहीं, भाई हॉलीडे है। सिनेमा में आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि ये राउंड रॉबिन लीग खत्म होगा और फिर हम अमेरिका जाएंगे। पैसे वैसे तो मिलते नहीं थे उस समय क्रिकेट खेलने में, 2,500 रुपये मिलते थे मैच के। अगर मैच 4 दिन में खत्म हो गया तो 2,000 देते थे, 500 काट लेते थे एक दिन का। यह भी परिस्थिति थी। गरीबी में आटा गीला। हाँ, कंगाली में आटा गीला। सॉरी, मैंने उसको गरीबी बना दिया। हाँ, तो उसमें हम खेले। तो आप ये देखिए कि 183 अगेंस्ट दी वन ऑफ दी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। इमरान खान ने भी कहा कि मैं पाकिस्तान में जीता, बट जो कपिल के 83 टीम ने जिस टीम को मारा, वो वैसी टीम बनी नहीं कभी। गॉर्डन ग्रीनिच, डेसमंड हेन्स, ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद आते था वो चैंपियन राजा बैट्समैन विव रिचर्ड्स, क्या प्लेयर था। क्लाइव लॉयड, लैरी गोम्स, फॉर्ड बैकर्स, फिल ड्यूजॉन, और वो 4 फास्ट बॉलर, भैया ना नाम याद रखना। 95 माइल्स पर आवर के ऊपर ही चारों करते थे। एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता, तीसरा जाए, चौथा आए, और 3 बाहर बैठे हुए थे 95 प्लस वाले, जो किसी टीम में भी खेल सकते थे। वहाँ पे जाना, उसको बीट कर देना। फिर एक कहानी है जो किसी को नहीं मालूम कि कपिल के किट बैग में इतना बड़ा एक शैंपियन का बॉटल था, छोटा मिनिएचर बोलते हैं उसको। अच्छा। ऐसे शैंपियन बॉटल जनरली इतने बड़े होते हैं, या मैग्नम इतने बड़े होते हैं, इतना सा था बॉटल। तो उसे रखा हुआ था, तो उसको छेड़ता था। मैंने कहा यार क्या रखा, वेस्ट किया जा रहा है इसको, किस दिन साला गर्मी में या ऐसे ही खुला गया, वेस्ट हो जाएगा, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो दे दे हमें। नहीं, वो बड़ा ऐसे पास में पकड़ करके रखता था। हम बात कर, इंडिया कैप्टन था ठीक है, बट हम तो बचपन साथ खेले थे। तो वो उसने रखा, हर मैच में उसको छेड़े। मैं छेड़ता था, दे 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 दे। नहीं यार तुम ऐसे बात क्या करता, देख फर्स्ट मैच जीत गया, देख सेकंड मैच जीत गया, ये हो गया। तो हमको विश्वास होना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने कहा यार तू रख अभी चैंपियन बॉटल, लीग फेज के बाद में बात करेंगे, खोलेंगे इसको। तो अल्टीमेटली जब हम जीते हैं, 183 बनाया है, तो हमें ये था कि यार हमने बनाया है, इनको बनाना है, एक रन के लिए इनको लड़ने दो। अंदर ऐसा महसूस होता था यार इनको कैसे आउट करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मन में वो था कि इनको चेपना है, छोड़ना नहीं है। तो 183 हो गए, तो बॉटल भी नहीं मंगवाई शैंपियन की। और अल्टीमेटली जो शैंपियन की बॉटल 1983 में आप देखते हैं, वो कपिल की बॉटल है, जो शुरू से लेके किट बैग में घूम रहा था, उसको हमने खोला है। उसके बाद फिर गए वेस्ट इंडीज के रूम में, इतने बड़े बड़े मैग्नम बाल्टी में बड़े बड़े पड़े हुए बर्फों में, चिल्ड बिल्कुल, उनसे बोले कुंदक में थे वो लोग। हम ले आए बॉटल, देन वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। और शाम को होटल में आए तो वहाँ साउथ हॉल से वहाँ जहाँ पे अपना वो रहते हैं सभी पंजाबीज रहते हैं, अपने सिख लोग रहते हैं, वो ढोल ढाल लेकर के आ गए, ड्रिंक पी रहे लोग, सब ले रहे हैं, हम लोग भी ले रहे हैं। और हमें समझ नहीं आया, सब लास्ट डे टूर का, शॉपिंग हो गई, पैसा जेब में है नहीं, खर्चे कौन करेगा इसके। तो हमने कहा साल 2-3 लगा, उसके बाद क्या ऐसी की तैसी देखा जाएगा। आज 42 ईयर्स हो गए हमारी विक्ट्री को, हमें ये समझ में नहीं आया कि उस बार में कम से कम नहीं तो 1 लाख पाउंड का माल रहा होगा, वो कहाँ गया। सो दीज आर ब्यूटीफुल स्टोरीज एंड लवली इतिहास है। तो ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, लेकिन आज भी देखिए रोंगटे खड़े होते हैं, या खड़े हो गए, ये देखिए। नहीं आपके क्या, मेरे ही हो गए। आप तो कुत्ते उस आपके बाल बड़े हैं तो दिख रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो क्रिकेट चल रही है अभी, और अभी हाल ही में हमारे 2 बड़े खिलाड़ियों ने संन्यास लिया, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही समय था, या इसमें भी कुछ आपको कुछ और नजर आता है? मैं कमेंट नहीं करता। देखिए बड़े खिलाड़ी हैं, और हर खिलाड़ी जानता है किस समय उसको रिटायर करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। ये लोग बोले कि वाई इजंट ही रिटायरिंग, क्यों नहीं कर रहा, मतलब लोग ऊब चुके हैं। सचिन ने थोड़ा लंबा खींचा था। और या कोई ये पूछे वाई नाउ, अभी क्यों रिटायर किया, मतलब अच्छा बढ़िया खेल रहा था, क्यों किया। अब विराट और रोहित दोनों अपने आप में, रोहित वनडे खेल में एंड विराट ऑन ऑल द गेम्स, चैंपियन क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल।
हालांकि उसके आंकड़े 10,000 रन नहीं बना पाया, वो बीच में वो कोविड वाले साल थे, कुछ उसमें ख़राब हुआ, अन्यथा मुझे लगता है वो सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक करता। सो आई फील वो उसी तक रहने दीजिए, हर एरा में एक अच्छा खिलाड़ी हुआ है। नहीं, मतलब आपके हिसाब से ये सही समय रिटायरमेंट का था या देखिए, आज इसमें कोई प्रेशर है? नहीं, कोई प्रेशर वाली बात नहीं होती। खिलाड़ी पर कौन प्रेशर देगा विराट कोहली पे? विराट कोहली परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो इसमें नहीं टोकना चाहिए। हर एरा में देखिए कोई ना कोई अच्छा खिलाड़ी आया। हमारे समय में 2 आए चैंपियन, एक चैंपियन सुनील गावस्कर, एक चैंपियन कपिल देव। उस ज़माने में, उस टाइम में वर्ल्ड्स बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर विदाउट हेलमेट, एंड बेस्ट ऑलराउंडर कपिल देव। किसी के रिकॉर्ड से मिला लीजिए आप। हाईएस्ट विकेट टेकर वो, एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, तीनों डिपार्टमेंट में से कोई में भी ही कुड प्ले इन एनी टीम इन द वर्ल्ड। तो हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। कब रिटायर करते हैं नहीं करते वो उनके ऊपर है। सलाम है उनको, जिस प्रकार की उन्होंने सेवा की है, जिस प्रकार से क्रिकेट खेले हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। तो इसलिए आई फील ग्रेट। आई विश विराट एंड रोहित ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। एक आप क्रिकेट से पॉलिटिक्स में आए, एक और सेक्शन जो पॉलिटिक्स में आए थे वापस क्रिकेट में चले गए, गौतम गंभीर, और वो भारत की टीम के कोच हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि जब वो सांसद थे और उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनको वहाँ पे एडजस्ट किया है, या वो एक बेहतरीन कोच हैं? देखिए, ये मैं सवाल एज ए क्रिकेटर पूछ रहा हूँ। देखिए, एज ए क्रिकेटर ही इज बीन अ ग्रेट क्रिकेटर। हर कोच का अपना स्टाइल होता है, जैसे हर बैट्समैन का खेलने का अपना स्टाइल होता है। एज अ पॉलिटिशियन 2 बार सर्व किया उन्होंने, वो फिट नहीं कर पाए। मुझे तो मेरे विरासत में मिली। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए पाँव में गोली खाई थी, 150 कोड़े पीठ में खाए थे, 6 बार जेल गए थे। तो मैंने वो सब सीखा, जिसमें ये सीखा कि मैनिफेस्टो पार्टी का तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली हर आदमी अगर पॉलिटिक्स में आता है तो आपको लोगों से संपर्क बना के रखना होगा। आप उनसे दूर नहीं रह सकते। काम हो ना हो, लेकिन उसके सुख दुख में खड़े रहो। यही कारण है कि मैं 4 बार MP और 1 बार MLA बना। तो हो सकता है गंभीर को वो सुहाया नहीं हो, और वो एज अ पॉलिटिशियन जो काम, जो सेवा करना चाहता था वो कर नहीं पाया, उसके एडजस्टमेंट वर्कर से नहीं हो पाई, या लोगों तक नहीं जा पाया। तो जिसमें उसको महारत हासिल थी उसमें वो आया, वापस क्रिकेट में आ गया, कोच में। जब आप बीजेपी में थे, आप अक्सर DDCA की बात करते थे। अरे, जब मैं बीजेपी ज्वाइन किया तो मेरे फादर ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि ये ट्रेटर्स हैं, गद्दार हैं देश के, ये मुखबिर हैं, इनके कारण से ही मेरे पाँव में गोली लगी, मैं 6 बार जेल गया और 150 कोड़े खाए। ये RSS और ये बीजेपी, ये गद्दार हैं। इन्होंने कभी भी देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया। ये मुखबिरी करते थे। 1942 में जिस समय देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी खड़ा कर रहे थे, उस समय इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा के थे, एक तो उन्होंने इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के साथ, जिसको ये गाली देते हैं बीजेपी वाले, झूठे इतने हैं तो ये दूसरे पर लगाओ। उस समय यह बंगाल प्रोविंस, कैलकाटा प्रोविंस, लाहौर और सिंध में मुस्लिम लीग के साथ ये सरकारें चला रहे थे। चिट्ठी लिख रहे थे ये कि 1942 का ये ठीक नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी विद द क्वींस रूल। उस समय रानी थी। वी आर वेरी हैप्पी विद द क्वींस रूल, काइंडली क्वेल दिस। 1942 का है, जितने भी लीडर हैं इनको सबको जेल में डालिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आर्मी बना रहे हैं, जिन्होंने झंडा लगा दिया अंडमान निकोबार में जापान के सपोर्ट से, इनकी आर्मी में मैं रोक करके लोगों को इंडियन आर्मी में बोल रहा हूँ जाने के लिए। इंडियन आर्मी मतलब ब्रिटिश आर्मी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना हम सबसे पूछे उन्होंने लोगों को घुसा दिया था। तो वह, तो इस बात से पिताजी गुस्सा हो गए कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया? हाँ, क्यों ज्वाइन कर दिया? मुखबिर थे। फिर उन्होंने बड़ी चीज़ें बताई थी, पहले भी बताई थी, बाद में भी उन्होंने बताया। सावरकर हैं, वो चंद्रगुप्त के नाम से लिखते थे। पेन नेम होता है ना, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, तो उसी प्रकार से यह लिखते थे चंद्रगुप्त के नाम से। इन्होंने अपने आप को वीर लिख दिया, खुद ही लिखी लेख में अपने आप को सावरकर, वीर सावरकर बना दिया, तो ये वीर सावरकर बन गए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अगर बच्चे लोग देख रहे हैं तो याद रखना, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होता है मुहावरा। कई बार फोन आता है, हेलो मैं मास्टर जी बोल रहा हूँ। अरे आप मास्टर बोल रहे हो जी, तो मैं लगाऊंगा ना। कई वकील भी बोलते हैं, हेलो मैं वकील साहब बोल रहा हूँ। ये कुछ ऐसा वैसा ही है। तो उस समय
इन्होंने किया। मेरे पिताजी फिश प्लेट्स निकाल रहे थे, असला जा रहा था कलकत्ता से दिल्ली, कैपिटल चेंज हो चुका था, ये बन चुका था, राष्ट्रपति भवन धीरे धीरे चालू हो गया था, बट मेन तो वहीं था, पोर्ट वहीं था। तो लाहौर की तरफ, अमृतसर लाहौर की तरफ में बहुत बड़ा गदर हुआ। तो ये सामान लेकर के असला लेके जा रहे थे, आर्म्स, एम्युनिशन, बम थे, सब कि भाई किसी तरीके से रोको। बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी वो आंदोलन 42 में। तो मेरे पिताजी भागलपुर में थे, वहीं रहते थे, वो फिश प्लेट्स निकाल रहे थे। उन्हीं के बीच में से एक कोई था जो संगी था, उसने जाके खबर कर दिया। उस समय कलेक्टर और एसपी वो अंग्रेज होते थे, बाकी तो देसी होते थे। तो वैसे ही उन लोगों ने जैसे खबर की थी कि भाई जाने वाला असला निकालो, ये तो खोल रहे थे, तो वैसे ही इनके बीच में से जो एक आरएसएस का संगी था, उसने जा करके खबर कर दी। वहाँ से लोग आए, 6 लोग मरे। मेरे पिताजी को गोली लगी, पिताजी मेरे गिरे, बेहोश हो गए। जब सारा कुछ उन्होंने कलेक्ट अंग्रेज़ों ने किया और चले गए, तो सब ने कहा भागो तो मेर गिल, भागवत नाम था, भागवत झा। तो हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, हालांकि जात में कभी हम लोग को सिखाया नहीं गया। तो बोला अरे भागो तो मेर गिल। बोला नहीं नहीं, हिले तो छे, हिलता तो है। तो उनको चमड़े का जूता सुंघाया, उसके बाद उनको पानी वानी चीटा मारा, वो जग गए। कहते हैं भागो तो आज़ाद भागेल। तो वहाँ से उनका नाम हो गया भागवत झा आज़ाद। तकिया कलाम होता है ना, तो वो टाइटल आज़ाद का उनको वहाँ मिल गया था। तो एक कहानी बड़ी अच्छी है। जब पापा पहली बार गए असेंबली का टिकट मांगने के लिए नेहरू जी के यहाँ, तो उन्हें बताते हैं कि सोचा पतला पतला बल्ली लगी रहती थी, एक सब इंस्पेक्टर साथ में खड़ा होता था, सारे लोग रहते थे, नेहरू जिंदाबाद होता था। तो पापा भी गए, वो भी लेके गए, बीच में से चिल्ला रहे थे, जोर से आवाज़ आ रही थी, अरे क्या बोलता है तुम जोर से, क्या बात है? बोला सर ये है मेरा ये बायोडाटा। क्या नाम है तुम्हारा? बोला भागवत झा आज़ाद। बोला इसमें तो भागवत झा लिखा हुआ है। तो आज़ाद कैसे तुमने नाम बोला? बोला नहीं ऐसे मेरा नाम आज़ाद पड़ गया क्योंकि हम सतना। क्या कैसे पढ़ा बताओ? खड़े होके 5 मिनट उन्होंने वो कहानी सुनी, उसको लिया, कहा ये लो इस पर आज़ाद लिखो। उन्होंने कहा तुम अपना नाम कहीं भी लिखोगे तो भागवत झा आज़ाद लिखोगे। ये नेहरू जी ने उनको बताया। तो उसके बाद से भागवत झा आज़ाद हो गया। तो हम लोग झा वानी लगाते हैं, कीर्तिवर्धन आज़ाद नाम है। तो ये कहानी है उस समय की। तो ये जो थे, ये जो गद्दारों की बात बताई ना, बड़ी गद्दारी की इन लोगों ने। एक नहीं बार गद्दारी भी, बहुत 1000 बार गद्दारी की। 42 नहीं चाहते थे, नेताजी को नहीं चाहते थे, मुस्लिम लीग के साथ ये खड़े हुए। 1937 में पुणे के अंदर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी छोड़ी। जो वो चाहते थे वो ये चाहते थे। गोलवरकर ने अपनी किताब में लिखा कि अगर मुस्लिमों को और दलित को बराबर का मिलेगा तो हमें नहीं चाहिए। 26 नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान बन गया, उसके 3 महीने बाद गोलवरकर ने लिखा कि मैं संविधान तो मानते नहीं, ये तिरंगा तो अपशगुन है, हम तो मनुस्मृति मानते हैं। तो ये तब से जो इनके माइंड में है ना, वही चल रहा है। और देश को जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, जिस प्रकार से तालिबान ने घुस के पाकिस्तान को बर्बाद किया, उसी प्रकार से ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं भी वहाँ रहा, लेकिन कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ये बच्चों के लिए फिर एक लेसन है। तो जब आपको घर से निकाला आपके पिताजी ने, कितने दिन बाहर रहे आप? मैं रहा 2.5-3 महीने रहा, फिर मैं एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद बालेश्वर आए, कुछ दिन थे। फिर इम्तियाज़ अहमद खान साहब, ग्रैंड क्या आदमी थे, मतलब सुपर्ब आदमी थे, IAS ऑफिसर थे, रॉयल आदमी थे। उनसे बताया साहब मेरी ये तकलीफ। कहता अरे आप तो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो NDMC के, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को तो घर मिल सकता है। उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया और बोला कि हम इसको ले आएंगे कमेटी में, इन द मीनवाइल आप घर देखो, ये 3-4 हैं। तो मैंने वेलिंगटन क्रेसेंट में वही जो पुलिस का क्लब बना हुआ है उसके साथ में था, 2 बेडरूम का, छोटे छोटे बेडरूम थे, बच्चे भी मेरे छोटे थे, मैंने वो ले लिया। वो ठीक हुआ मेरे ख्याल 2-3-4 महीने के बाद। मैं वाइफ और बच्चों को ले आया, फिर वो लोग वहीं मेरे साथ रहने लगे। वहीं से मैंने कहा भाई NDMC से देखो तुम्हारे ऑफिसर्स के यहाँ जो बिस्तर इस्तर लगता है वही दे दो ठीक ठाक करके, क्योंकि दिल्ली में हम, मेरे फादर की कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी नहीं, आज भी नहीं है। किराए के घर पर अगर MP नहीं रहते तो रहते हैं, तो कम से कम सम्मान से। तभी तो जेटली को ठोक दिया था हमने, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन 400 करोड़ का चोर था वो, चोरी तो की थी उसने। क्या लड़ाई थी वो आपकी? वो तो सरकारी कागज थे, मेरे थोड़ा ना थे। नहीं, वो लड़ाई क्या थी आपकी? लड़ाई कुछ नहीं थी, बहुत हेरा फेरी चोरी करने लगा था DDC उसके साथ में। हाँ, बहुत हेरा फेरी चोरी थी। पैसे ले लेके बच्चों को क्रिकेट खिलाते थे, आज उसका बेटा भी वही कर रहा है।
कि पैसे ले लेके खिलाते हैं। आप देखो दिल्ली की क्या स्थिति है। हमारे लड़के यहाँ जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो आगे जाके आईपीएल में बॉस बन जाते हैं और इंडिया के लिए खेलने लगते हैं। वही दिल्ली के बच्चे जो रिजेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर टीम बनती है। आज 16 की 1 बनी, आज मैच खत्म हुआ पहला, दूसरे मैच के लिए 16 के 16 नए आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्रिकेट में कंटिन्यूटी है, किसी को आपको उसको मौका देना है, अवसर देना है। तो यह अब पैसा कमाने का गढ़ बन गया है। बाप तो बाप, बेटा तो बेटा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। मतलब राजनीति कंट्रोल कर रही है क्रिकेट। राजनीति नहीं, करप्शन कंट्रोल्स। ये लीगलाइज करप्शन है डीडीसीए में। तो अरुण जेटली के समय में बहुत हेरा फेरी हुई और मेरे कागज नहीं है। मैंने क्वेश्चन उठाया पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने के बाद उन्होंने कहा जी हम वो कराते हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, उससे कराना था। लेकिन इसने माइल्ड करा लिया क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था कि जी तुमने तो बिल पास करना है राज्यसभा में। माइल्ड करा लिया। माइल्ड में जो भी नॉर्दर्न डिवीजन ने किया, मैंने 400 करोड़ कहे थे, लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि जी आप तो झूठ बोलते हो, 400 करोड़ तो नहीं है। तो मैंने माफी मांगी थी कि 400 करोड़ नहीं है, 398 करोड़ से। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई साहब, 398 करोड़ से, 400 करोड़ नहीं। मैं बिना मतलब के ढिंडोरा पीट रहा था 400 करोड़, मेरे कागज नहीं। उसके बाद एमसीडी से इनकी लड़ाई थी, तो एमसीडी से लड़ाई हो रही थी, तो उसमें कोर्ट में था केस, एमसीडी वर्सेस एनडी वर्सेस डीडीसीए। मैं चला गया साहब, आई डिड माई ओन आर्ग्यूमेंट। आई टोल्ड देम दैट दीज डीडीसीए गाइज आर इलीगल स्क्वाटर्स, दे डोंट हैव अ लीज, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हैज टेकन प्लेस। तो उन्होंने सारा सुना और फिर अपने ऑर्डर में ये नहीं लिखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लिखा फॉर्मर क्रिकेटर, मेंबर ऑफ द वर्ल्ड कप 1983 विक्टोरियस टीम, also submitted his views and we are of the view that there should be an administrator। तो सबसे पहले जस्टिस मुकुल मुडगिल बने। तो जो वनडे में टेस्ट मैचेस में ये करोड़ों रुपए का नुकसान दिखाते थे, उनको 15 दिन मिला टेस्ट दिखाने के लिए। उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, मैंने आइडिया दिया था, बच्चों को हमने 5-5, 10-10 हज़ार को रोज मैच दिखाया और हर मैच में जो जब तक वो रहे उसमें 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया, जबकि ये नुकसान दिखाते थे। उसके बाद विक्रमजीत सेन आए, उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट की। हमने कहा वो भी हूबहू वही था जो 398 करोड़ मैंने कहा था, एक पैसा इधर नहीं, एक पैसा उधर नहीं। और तो वहीं से शुरू होती है जो झगड़ा बीजेपी से आपका हुआ, या शुरू उसके पहले से था? क्या था कि अरुण जेटली के समय में खिलाड़ियों का चयन गलत हो रहा था, इसने मुझे सिलेक्टर बनाया। I'm grateful to Arun that he made me the selector DDC। I was a national selector। मैंने इंट्रोड्यूस किया गौतम गंभीर, मैंने इंट्रोड्यूस किया उसमें शिखर धवन, they all been introduced। वीरेंद्र सहवाग को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, नेहरा को वापस टीम में लेकर के आया। दिल्ली के लिए जो मुझे करना था मैंने किया। ठीक है। और जो लड़के टीम में थे और बाहर हो गए थे, अमित भंडारी को मैं लेकर के आया जो टीम से बाहर तो ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आया। तो उस समय क्या था, ये चाहते थे कि मैं किसी गलत को खिलाऊं। मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता। मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छा कर रहे थे। ईशांत शर्मा से पहले 7 विकेट मेरे छोटे बेटे ने लिया। विराट कोहली नीचे बैटिंग करता था, मेरे बेटे ने 79 नॉट आउट किया द सेमीफाइनल्स। बट जो वहां पर लोग कुछ बाहर बैठे हुए थे, जो जेटली के सामने मतलब जिन्होंने कंट्रोल जैसे धृतराष्ट्र को कर लिया था दुर्योधन ने, वैसे उन्होंने किया था। माँ बहन की गालियां चलती थी, मैंने कहा कीर्तिदास सुन नहीं रहा और उसकी ऐसी की तैसी और ये और वो, मतलब मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने मेरे बच्चों को सफर कराया। तो मैंने कहा अरुण, मुझे पुत्र मोह नहीं है, मैं गुरु तेग बहादुर की तरह अपने बच्चे बलिदान कर दूंगा, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस है तो खेले, नहीं है तो मत लो। मैं कोई थोड़ा ना करूँ अलग से खिला दूं। बट ये लोग खिला रहे थे, विजिलेंस वाले के बच्चे को, इसको उसको, कि भाई हमारा केस ठंडा पड़ जाए। तो मैंने ये कहा था ये गलत है। कोई स्पेसिफिक तो उसमें क्या हुआ, ये सब चलता रहा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर पैसे यहाँ जो हेरा फेरी हुई, एक बार 2009 में उसने जो EPIL था, इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PSU है, उसने बना दिया कि साहब इतने करोड़ में हमने आपको स्टेडियम बना करके दे दिया। ये दिसंबर 2009 में इन्होंने दे दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बोला जी हमारा काम खत्म है, हम जा रहे हैं, आप चेक कर लो। उसी साल 9 और 10 का जो इन्होंने पेश किया, दिसंबर 2009 में हुआ है, 9 और 10 का जो इन्होंने बैलेंस शीट दी है, उसके अंदर 41 करोड़ का रेनोवेशन वो कर दिया, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट का, जबकि नया बना है वो। दिसंबर 2009 में बना है। 31 मार्च
2010 का आप दे रहे हो, 3 महीने हुए हैं, मान लो अप्रैल में भी बन गया हो 2009 के, साल भर के अंदर ये कैसे होगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस 41 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी सो एंड सो, टॉयलेट 2 करोड़। ऐसा टॉयलेट में क्या लगाया था सोना भाई? अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हो साला, ये तो डीडीसी था, उसके बाद तो पूरी दिल्ली सरकार थी, ये तो केवल डीडीसी थी। तो बदनाम करने में बड़े अच्छे हैं, और चोरी बहुत छुपी, और वो सारी चीजें आई जो मैंने कही। तो सिर्फ इसी कारण से आपने बीजेपी छोड़ी, या जो नया रिजीम आया था? नहीं, मैंने ये जो मोदी जी की जो बीजेपी थी। देखिए, ऐसा नया रिजीम आया, मोदी जी ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने मोदी जी से बोला, ये जमाने की बात है जब 90s में मोदी जी मुझे लेने आते थे, वो 4 जो डिस्ट्रिक्ट थे उसके वो जनरल सेक्रेटरी संगठन थे, और वहाँ पे संजय जोशी थे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और ये थे, तो मुझे आते थे लेने के लिए, तो हम लोग साथ में जाते थे कार्यक्रमों में, तब से इनसे जान पहचान थी। तो इन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आए, तो मैंने इनसे कहा कि नरेंद्र भाई आपने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये कागज है, सारे कागज डॉक्यूमेंट लेके गया। मैंने कहा मेरे सीनियर हैं, बिशन सिंह बेदी हैं, मदन लाल हैं, मोहिंद्र अमरनाथ हैं, सुरेंद्र अमरनाथ हैं, चेतन चौहान दिनों के साथ में जाके मिल गया है, राकेश शुक्ला हैं, और क्रिकेटर्स हैं, बिशन बेदी, उन्होंने तो हमें क्रिकेट सिखाई। मतलब क्रिकेट तो गुरचरण सिंह, सरदार गुरचरण सिंह जी ने मुझे सिखाई, बचपन से उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ आज भी, बिशन पाजी के भी करता हूँ, अब तो वो रहे नहीं हमारे बीच में। तो उन्होंने कहा कीर्ति यू मस्ट फाइट आउट। मैंने कहा मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? रामलाल जी से बात हुई, उसके बाद ये लोग आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं उससे मिलो, अमित से मिलो। तो अमित शाह तो उस समय ये बन गए थे, प्रेसिडेंट थे। तो रामलाल जी थे, उनकी पीठ सुनती है, उससे उनसे बहुत व्यक्तिगत, वो उस समय संगठन महामंत्री थे, उनसे बहुत अच्छा व्यक्तिगत लगाव था। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं अभी भी, और उस समय थे। उस समय बात हुई, हम गए, बहुत अच्छा नाश्ता कराया अमित शाह जी ने। उसके बाद मैंने उनके सामने कागज़ रखे, सब कुछ रखा। तो उन्होंने कहा कैसे करना है, आप तो शायद प्रधानमंत्री से मिल के आए। मैंने कहा जी मैं नरेंद्र भाई से मिल के आया हूँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं कीजिए, आप ये कागज़ देख लीजिए, जेटली को आमने सामने बिठा दीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो जहाँ बीजेपी का झंडा है वहाँ मुझे टांग देना, सही हो तो जांच करवा देना, और ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ, वो बात हुई, ख़त्म हो गई। 2 दिन के बाद फिर गया, कहता वो तो आ नहीं रहे, आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, आपका तो मंत्री परिषद हो गया पक्का? तो मैंने कहा देखिए, तो प्रधानमंत्री जी मेरे को तो शुरू में ही बन जाना चाहिए था। ये टॉप 25 लोग अभी जीत के आए हैं, उसमें मैं एक सीनियरिटी मेरी है, 93 से एमएलए था, 99 से एमपी हूँ, और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, और ये जेटली वेटली तो सारे मेरे से जूनियर हैं। ये जेटली तो मेरे घर में आता था, सर बोलता था मुझे जब मैं एमएलए था 93 में। तो बहुत ही तेज़ आदमी था जेटली। तो अब आप ये कागज़ हैं, अब आप इसको देखिए और मुझे कुछ कीजिए। तो आप सिर्फ एक बार प्रेस में कह दिएगा नहीं कैसे होगा, आप समझो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, कॉर्पोरेट अफेयर्स वो देख रहे हैं। मैंने कहा कॉर्पोरेट अफेयर्स के ही तो कागज़ हैं, जिस मिनिस्ट्री के ये सदस्य हैं उसी का कागज़ है। तो आप ये समझ लें कि कुछ चीज़ें छुपाई भी होंगी, मंत्री हैं तो, बट है 398 करोड़ का घोटाला, मेरा नहीं है, विक्रमजीत सेन ने दिया है, वो है घोटाला। मैं उस घोटाले की आवाज़ तथ्यों के साथ, दस्तावेज के साथ कर रहा हूं। कैसे होगा, आपका तो मंत्री परिषद पक्का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये है वो है। मैंने कहा देखिए जी ऐसा है, मेरे पिताजी ऊपर से देख रहे हैं, वो बड़े ईमानदार आदमी थे, किराए पे रहते थे, मैं भी किराए पे रहता हूँ दिल्ली। आप अगर इतना नहीं होता, आप इतना ही कह दो चलो कि आपने जो बात कही है उसको देख लेंगे, प्रेस में इतना बोल दो, कहते नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। अब उसके पास कौन से कागज़ थे, गोधरा के थे क्या नहीं थे, जेटली के पास, मुझे नहीं मालूम। तो ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आप ऐसे ही बोल दो, ये जो विषय लेकर आए थे देखने, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मुझे बताइए, मैं मंत्री परिषद ले लूँ, यहाँ जो पृथ्वी पे जिंदा हैं वो मुझे गाली दें कि साला ये मंत्री बनने के लिए वहाँ चला गया, ऊपर से मेरे पिताजी देख रहे हो, एक स्वतंत्रता सेनानी थे पाँव में, आपको तो पूरी कहानी उनकी बताया मैंने, वो मुझे देख रहे होंगे, वो मुझे क्या कहेंगे, मैं इसका क्या जवाब दूंगा? फक्कड़ आदमी वो, फक्कड़ आदमी मैं। वो किराए के मकान में दिल्ली में रहते थे जब एमपी नहीं थे, मैं भी किराए के मकान में रहता हूँ जब एमपी नहीं रहता हूँ। अरे इसमें क्या, एक नहीं 2 घर हो जाएंगे। अच्छा, हाँ ठाक, ये फैक्ट है, आ जाए अमित मेरे सामने बात कर ले।
तो मेरा क्या करेगा, मैं फक्कड़ आदमी वैसे ही हूँ, मेरे देख ईडी फीडी क्या करेगा, लगाएगा मेरे ऊपर, लगाए, देखते हैं, देखेंगे जो होगा सो होगा। उसके बाद कहता आप जैसा आदमी मैंने नहीं देखा पहले। मैंने कहा एक बार मैं आ चुका हूँ पहले आपसे मिलने, आप पहले देख चुके हैं मुझे। ये सब बात हुई। बात होने के बाद मैंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, मैं अब पीछे हट नहीं सकता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। अब ये बच्चे लोग समझ लेना कि यह भी इसी जगह लगता है। तो दे दी तो दे दी, हमने भी कोई उसका वो नहीं किया, जाके कह दिया पार्टी से निकाल देंगे। मैं निकाल दो, तो निकाल दिया। नहीं पार्टी से निकाल दो। मैंने कहा निकाल दो, मेरे को निकाल के तुम करो क्या, मैं तो तुम्हारा प्राइमरी सदस्य भी नहीं हूँ। 2012 या 13 में एक बार पर्ची कटी थी, उसके बाद कभी कटी नहीं, हमने भी नहीं कटवाई। तो जब पर्ची कटी नहीं तो सक्रिय सदस्य भी नहीं था मैं 100 रुपये का, 5 रुपये का सदस्य नहीं था प्राइमरी, 5 था या 2 रुपये, मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं था ही नहीं। मैंने कर दो, मैं तो हुई नहीं मेंबर सदस्य। शोकाज नोटिस आया, मैंने शोकाज में लिखा आई एम नॉट अ मेंबर, प्राइमरी मेंबर। तो मैंने हटा दिया तो हटा दिया, हम भी खड़े हो गए। हमने कहा महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खा लेंगे, वो तो एक उदाहरण है, लेकिन शिवाजी की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर करके मारता रहूंगा। तो ये था, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अभी पिछले 11 साल थर्ड टर्म चल रहा है बीजेपी का, और क्रिकेट पे भी उतना ही कंट्रोल सरकार का है। अभी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। देखो राजीव शुक्ला जी, मेरे पिताजी जब 80s में मिनिस्टर थे तो ये बड़ी गरीब इनकी स्थिति थी, ये यूपी से आया करते थे, तो बैठते थे वहाँ घर पे, तो हमारे पिताजी उनको मदद करते थे। ये हमारे भाई की तरह, तब से मैं इनको जानता हूँ, मैं इनका सम्मान करता हूँ और जानता हूँ कि ये टमाटर हैं। मतलब टमाटर मतलब सब्जी में भी चलते हैं और सलाद में भी चलते हैं। आपको अच्छी करी बनानी हो तो प्याज के साथ टमाटर आप मिल करके थोड़ा टमाटर को पहले उबाल लीजिए, उसका छिलका निकाल करके उसका पल्प बना लीजिए, इस्तेमाल हो जाता है। सलाद में वैसे ही करना। अब मैं इसलिए क्योंकि आपको बताया 11 साल में इंग्लैंड में खेला, 4.5 महीने रहता तो खाना पीना सब सीख गया। तो इतना जानता हूँ कि यदि मैं एमपी रहूँगा नहीं रहूँगा, क्रिकेट का कोई सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हाईवे पे, लाइन होटल पे, अगर अच्छे होटल में नहीं मिला तो वहाँ कुक का जॉब जरूर मुझे मिलेगी। तो एनीवेज ये आ गए वापस टमाटर पे है। तो ये टमाटर है, तो तब से मैं इनको जानता हूँ, सब जगह है साहब। हमेशा के अभी एक प्राइवेट पार्टी भी, वहाँ पर ये अकेले आदमी थे। हमारे पास भी इंटेलिजेंस है साहब, ऐसा थोड़ा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इनकी यूटिलिटी है कि ये अपने हुनर से ये बिल्कुल अपनी जगह बनाते हैं? अरे साहब इनकी यूटिलिटी, इनकी नेटवर्किंग, इनकी यूटिलिटी है। ये नेटवर्किंग इतनी अच्छी कर सकते हैं। इनको पता लग जाए कि मैंने इंटरव्यू में आपको ये कहा, ये ऐसी नेटवर्किंग करेंगे कटवा देंगे। मतलब मैं ये इनकी क्वालिटी बता रहा हूँ। नहीं मैं नहीं काटूंगा। नहीं मुझे मालूम है आप नहीं काटे। मैं आपको एक उदाहरण तौर पर, मैं समझ गया है ना, उदाहरण तौर पर अगर उनको पता लग, मान लिया किसी ने बता दिया यहाँ पे, हाँ, या पूजा नहीं बता दिया, तो पता लग कर रहे, अरे क्या आदेश भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पकड़ के आपको जो है करोगे तो आप भी पसीज जाओगे, पिघल जाओगे, अच्छा यार हटा ही दो। इस टाइप के हैं। तो हैं आदमी बड़े अच्छे, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। उनकी जो वाइफ है, वो मेरी जो मौसेरी बहन है, वो साथ में पढ़ते थे इकट्ठे, तो मेरी बहन की तरह है वो। सो आई हैव, बट एक आदमी की क्वालिटी है। टमाटर इज अ क्वालिटी। टमाटर आप देखो कैसे एडजस्ट करता है, लाल लाल हूं पका टमाटर, देखो कितना अच्छा खाकर। तो सलाद में भी खा लो और सब्जी में भी। अभी मैं आपकी एक स्पीच देख रहा था पार्लियामेंट की, उसमें आपने गिरिराज सिंह को लेके कुछ कहा। वो क्या हुआ था? गिरिराज सिंह ने कुछ कहा ऐसा था? है, जब पांव की जूती को आप माथे पे रखो तो क्या होगा? सारे बीजेपी वाले खुश थे मेरे से। हुआ क्या था वो? मतलब कुछ कहा था उन्होंने आपको? अरे साहब मैं अपना स्पीच दे रहा था, सरकार की खामियां सुना रहा था। ये गिरिराज यहाँ बैठा हुआ था, जो मेरे सामने खड़ा रहता था जब पार्टी के संगठन के प्रोग्राम होते थे, मतलब प्रदेश के, तो ये खड़ा होकर के मेरे लिए कि कीर्ति बाबा को क्या पसंद है, बाबा 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 आपको क्या पसंद है? तो बाबा को जो पसंद है, बढ़िया कमरा स्वीट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए खाने के लिए, तो ये होना चाहिए पीने के लिए। ये मेरा ध्यान देते थे, क्योंकि सबके ऊपर कोई ना कोई आदमी लगाया जाता था, ये वही करता था। अब ये मंत्री बन गया चमचाई में, पढ़ने लिखने में लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। वो लोढ़ा पत्थर होता ना जो जिसमें मसाला पीसते हैं, कहावत है। हाँ वही है ये। तो ये था, तो ये बकबक करे जा रहा था यहाँ से, साइड से बैठा हुआ। पहले तो मुझे बोलता रहा, बड़ा कहा बंगाल में कितना, बंगाल में कितना है, बंगाल, मुझे उसको बोलना भी नहीं होता है।
ऐसे दम फूलने लगता है बोलता है। तो हमने कहा बंगाल में तुमसे कम है, जाओ बिहार में भरा हो। तो उसको चिढ़ लग गया, वो मेरे लीडर के बारे में, ममता बंदोपाध्याय के बारे में बोलने लगा। ममता बंदोपाध्याय के बारे में तुम सुनेंगे नहीं, वो तो खूब लड़ी मर्दानी है, वो मोदी को वही चखाती है, मोदी इस बार फिर मुंह का खाएगा। तो बकवास करने लगा। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहा है ये आदमी तो मेरे घर में पड़ा रहता था एमएलसी बनने के लिए, इट्स अ फैक्ट। बोलने लगा हमने बनाया। हमने कहा साला कपड़ा पहनने का तो तुमको लूर नहीं था, तुम कपड़ा सिलवा के दिए। हम 93 में एमएलए बन गए, तुम 2000 तक में एमएलसी नहीं थे, तुम कहते तुम हमको बनाए। घर के कमरे में बैठे, भैया आप थक गए हैं बाबा, तो पैर दबाता था। तो क्या सा बोलूं, अच्छा नहीं लगता बोलते, वो मंत्री है। तो ये सारा कुछ था। तो खैर एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, मुझे कौन सा अच्छा लगा। अगर ये मुझे, आपने तो खुद ही बोला मुखर एकदम बेफिक्री से बात करने वाले आदमी, मुझे नहीं किया होता तो मैं नहीं बोलता। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी तो काटेगी, है ना। तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला तो सुनो, अभी तो कुछ नहीं बताया इसके बारे में। जिस आदमी ने इसको आगे लाया, जिसने सबसे मिलाया, लाल बाबू प्रसाद, बहुत अच्छा आदमी, उसको इसने साइड कर दिया, खुद आगे बढ़ गया। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है शान सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किया हमने, जो घटना पहलगाम में हुई। ये तो मोदी जी के शरीर में सिंदूर बहता है, हम लोगों में खून बहता है, उनके शरीर में सिंदूर बहता है। कमाल के आदमी है। इसके पहले उनके खून में पैसा बहता था। उसके पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जितना खतरा एक बनियान गोल ले सकता है, उतना सैनिक नहीं ले पाता है। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, सवाल क्या, इनसे बड़ा मेरे ख्याल से ज्ञानी कोई पैदा नहीं हुआ मोदी जी से। बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई है, तो बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी, उसमें जो उन्होंने भेजा था, और बालाकोट में हम जो काट कूट के आ गए थे पेड़ पाड़, उसमें इन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि एक एडवांटेज है, बादल भी है, पानी भी पड़ रहा है, रडार में नहीं आएगा। अब देखो, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो बादल के कारण से रडार, मतलब पूरे दुनिया भर में हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, बादल रहता, पानी रहता है, रडार में वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्सीडेंट नहीं होते। तो जब ऐसा ज्ञानी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो, जिसके खून में सिंदूर बहता हो, जो रडार बादल में जानता है कि नहीं चलता हो, तो देश तो विश्व गुरु बनेगा ही। जब अमेरिका ने सीज फायर किया, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी थर्ड पार्टी ने 2 देशों के बीच में सीज फायर किया, हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में मुंह से आवाज नहीं निकली प्रधानमंत्री के एक बार। और जो ये बता रहे हैं कि ट्रम्प से आधा घंटा बात हुई, उसमें 2 टूक हमने आपको कह दिया, तो जब ट्रम्प से आपकी बात हुई तो आप इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको बताने के लिए आप अंग्रेजी में बोलोगे ना, so that the entire world knows what was the talk that went between our Prime Minister and POTUS, which is President of the United States. लेकिन उन्होंने बिहार जगह अंग्रेजी बोली, वो नहीं, यहाँ हिंदी बोली नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब इनकी मीटिंग अभी हाल फिलहाल में हुई थी, फोन पे बात हुई थी 30 लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिया। 1 मिनट रुको तो सही, उन्होंने हिंदी में बोला, तुमको इंग्लिश में बोलना चाहिए था ना। मिस्त्री साहब आए थे, स्पोक्स पर्सन, कि जी मोदी जी की बात हुई, उन्होंने कह दिया नहीं जी हमने किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंग्लिश में बोलना। इंग्लिश जाके जिस दिन शुरू हुआ है, तुम उठ करके हवाई जहाज लेके बिहार चले जाते हो, और हम सब बिहारी आके सामना में तू अंग्रेजी बोले हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अब मुझे बताइए कि वहां आप चले गए, आपको यहां रहना चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, बुलाई गई है, आप उसमें नहीं जा रहे हैं। एक बार भी नहीं गए। और मुझे तो यह भी मालूम है कि जिस दिन अटैक हुआ है, ये न्यूक्लियर अटैक के डर के मारे ये कर्नाटक चले गए, जहां एक जगह शेल्टर है जहां पर के न्यूक्लियर अटैक का असर नहीं होता है। मैं जानता हूं, प्लीज फ्लाइट डाटा डिटेल निकाला जाए। गीदड़ भपकी देने वाले बहुत लोग होते हैं, जो बनते हैं ना, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हिटलर भी चला गया था बेसमेंट में, जब हारा था वहीं पे उसने खुदकुशी की थी। ऐसे देश नहीं चलता साहब, इनको देश चलाना ही नहीं आता।
आज क्यों पाकिस्तान पीछे है? आज अफगानिस्तान में ट्रबल क्यों है? क्योंकि वहां गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे देश में हमारे इतने सुंदर धर्म को उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है। आपने सुना ही होगा स्पीच में जब भगवा भगवा कर रहे थे तो मैंने उसका बताया था इनको कि हमारा केवल रंग भगवा नहीं है, अलग अलग राजाओं के अलग अलग रंग रहे हैं। जिसने बजरंग बली को अपने राज्य का भगवान माना वो लाल है। अब चंद्रमा तो महादेव के माथे जटा में इटराता है तो सोमवार सफेद है, मंगल हनुमान जी का है तो लाल है, बुध प्रकृति है तो हरा है, बृहस्पति देवताओं के गुरु है तो ज्ञान का रंग पीला है, शुक्राचार्य शुक्रवार राक्षसों के गुरु थे इसलिए रंग राख है, शनि महाराज काले हैं या नीले हैं, और ये तो सतरंगा है, इंद्रधनुष है। तो हम एक रंग कैसे हो गए? उत्तर में शिव है तो सफेद, दक्षिण में अपन तो काले, पूर्व में माँ काली तो सिंदूर और टीका लाल है, और पश्चिम में ज्ञान गणेश है तो रंग पीला है। तो भगवा कहाँ से हो गया हमारा सिर्फ? और प्रकृति तो माँ है। सनातन धर्म क्या है? प्रकृति की पूजा है। सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये क्या है? ये फालतू बकवास करते हैं। माँ का नाम पहले माँ जगदम्बा आई थी, विकराल रूप में, देवी पुराण में पढ़ी है आप, ये जब तीनों कर रहे थे, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, विकराल रूप में आई थी। और उसकी लंबी कहानी है, कभी किसी और दिन प्रवचन करेंगे तो आपको बताएंगे। तो हमने प्रकृति को माँ माना है, इसलिए आप कभी भी देख लीजिए माता पिता कैसे हैं। लोग माँ का नाम लेते पहले कि नहीं लेते? आपके माता पिता कैसे हैं? कोई इनविटेशन आता है तो मिसेज एंड मिस्टर आता है, देवी का नाम आता है, फिर देवता का नाम आता है, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, सीताराम। जो माँ की इज्जत ना करता हो वो क्या करेगा? वनवास राम को हुआ था 14 साल का, सीता माँ का तो नहीं हुआ था। नहीं होता। सीता माँ मिथिला, आप इतने बड़े कमरा है ये ना, ये अगर मिथिला है तो इतना पोर्शन सिर्फ अयोध्या था, क्योंकि पुराण में लिखा हुआ है कि जब विश्व भर में अकाल पड़ा था तो मिथिला की भूमि ने भरण पोषण किया था सबका। नाजों में पली थे। जिस शिव धनुष को राम के अलावा कोई उठा नहीं सका, उनको बचपन से बाएं हाथ से उठा करके साफ करती थी। उसमें वो पराक्रम था। नाजों में पली थी, फूलों के सेज पे सोती थी। वो मिथिला की भूमि थी, जिस मिथिला की भूमि से मैं आता हूँ। असली मायने में आर्यवर्त कुछ था तो वही था। उनका विवाह हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पति परमेश्वर जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, जंगल में रहेंगे, कंदमूल, जंगली कंदमूल खाएंगे, जमीन पर सोएंगे, और मैं यहाँ ऐशो आराम में रहूंगे, सो नहीं होगा। वो साथ में गई। अगर सीता माँ नहीं जाती, रावण का वध होता, किसी को पता लगता भगवान श्री राम के बारे में? तो सिया नाम क्यों नहीं लेते? जो माँ का नाम नहीं लेता ना, जिस कोख से आप निकले हैं, यदि आप माँ का नाम नहीं लेते तो आपसे बड़ा दुर्व्यवहारी, दुराचारी कोई है ही नहीं। तभी आप देख लीजिए इनके विजय शाह और ये लोग बोलते हैं हमने आतंकियों की बहन को भेज दिया, सूफिया कुरैशी को। फिर डिप्टी सीएम बोलता है कि जी ये तो सारे जितने भी आर्मी वाले हैं तो मोदी जी के चरण में है। ये वही लोग हैं जिनमें संस्कार नहीं है, और आरएसएस और बीजेपी में, माफ कीजिएगा, संस्कार विहीन लोग हैं ये लोग। अभी हमने एक इंटरव्यू किया था सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने कहा कि हमारे 5 जहाज़ गिरे हैं। उसके नेक्स्ट डे जो सीडीएस हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी, उन्होंने सिंगापुर में कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि क्यों गिरे हैं। और उसके बाद फिर अभी एक और स्टेटमेंट आया है, जो अटैचे हैं हमारे अफसर हैं, उन्होंने विदेश में कहा, बाद में उस बात को घुमा दिया गया। आपके पास इसमें क्या जानकारी है कि क्या हुआ उस दिन? क्योंकि आप सांसद हैं, नेचुरल है कि आप इतनी कमेटीज़ में भी हैं, लोगों से मिलते भी होंगे। सही में ऐसे कुछ घटना घटी? देखिए, मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ। वो जो 001 लिखा हुआ था ना प्रोफाइल पे, मैंने एक वीडियो में देखा जिस वीडियो को हटा दिया गया। फिर सारे पाकिस्तानी वीडियो सब खत्म कर दिए गए, और अंत में जो हमारे अटैचे हैं नेवी के, उन्होंने अंत में ये बात कही कि हमें नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अटैक करने के लिए मिलिट्री इंस्टॉलेशन को। ये था कि आतंकी करो, तो हम उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाए। नहीं तो हमें तो मालूम था हम उसको रिटेलिएट कर जाते। और जब आपका देश का प्रधानमंत्री ही चला जाए न्यूक्लियर से बचने के लिए अड्डे में कर्नाटक में,
तो फिर क्या कहा जा सकता है? और जिसके रगों में सिंदूर बहता हो, खून नहीं, तो फिर क्या कहा जा सकता है? खून तो गर्म खोलता है ना। आपके राज्य की बात करना चाहता हूँ, बिहार की। ये लोग लेकर के गए सबके घरों में सिंदूर। वो तो उल्टा पड़ गया। सिंदूर तो पति देता है। हाँ, पति देता है। बाद में उसको इन्होंने रोक दिया, उस पॉलिसी को चेंज कर, वो जो योजना थी उसको बीच में रोकना और पड़ा। आप देखिए, ये गोदी मीडिया ने एक बार खड़ी नहीं की, उसमें मैक्सिमम महिलाएं थी जो जिनकी शादीशुदा है, वो बहुत तो सिंदूर लगाते ही नहीं है। क्या बोलिएगा, क्या कहेंगे आप? कहाँ जा रहा है देश? विपक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार से नहीं। सरकार लक्ष्य बनाती है 2022 का कि हर गरीब आदमी के सर पे छत होगा, और छत होगा, घर होगा, घर पर छत होगा, नल होगा, नल में जल होगा, गैस होगा, सब कुछ होगा। 2022 तक अमृत काल में होगा, और वो 2047 तक हो गया। आप तो शायद जवान जिंदा रहे, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, हम में से कितने जिंदा होंगे नहीं होंगे देखने के लिए कि 47 में हुआ कि नहीं हुआ। ले भलैया, खत्म। आपके बिहार की बात करना चाहता हूँ। आपके पिताजी मुख्यमंत्री भी रहे, आपकी राजनीति काफ़ी लंबी चलती आ रही है वहाँ से। आज भी वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, पलायन हो रहा है। रोजगार तो पूरे देश में नहीं है। आप लालू को दोष दे सकते हो, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो बिहार की स्थिति आपको क्या लगता है, क्यों ऐसी है? इसकी मुख्य वजह क्या है? मैं एक चीज बोलता हूँ, ये आके बार बार नेहरू करते हैं, नेहरू ने ये कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया। ठीक है, नेहरू ने जो देश के लिए कर दिया, आज उस नींव पर खड़े होकर ये बात करते हैं। आप लालू यादव के खिलाफ में 20 साल बात कर, लालू यादव को निकाल दिया लोगों ने, निकाल दिया, ठीक है, मान लिया कि लालू यादव को निकाल दिया, काम नहीं किया। आप हो तो 2005 से 2025 हो गया, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, आपने क्या किया? आज भी दलित महिला का रेप होता है, उसका वृक्ष काट दिया जाता है। ये अभी महीने भर पहले गया, उसका वृक्ष काट दिया गया, उसका अभी रेप हुआ, कहीं कोई मीडिया में नहीं आया, कोई खड़ा होकर के बात करने वाला नहीं। देखिए, ये बलात्कार है। बलात्कार किसी एक राज्य का विषय नहीं है, बलात्कार एक घृणित कार्य है, और दुर्भाग्य से देश के हर कोने में हर मिनट में हो रहा है। हमारी पश्चिम बंगाल सरकार एक कानून लेकर आई जब आरजी कार में हुआ था कि आदमी को 48 घंटे के अंदर ट्रायल हो और उसको फांसी की सजा हो। हमने लिख करके भेजा, यहां प्रेसिडेंट से एसेंट नहीं मिला हमें। इन लोगों ने उम्र कैद में, सीबीआई के कोर्ट ने उम्र कैद दे दिया उसको, फांसी की सजा क्यों नहीं देते आप? इमीडिएटली कीजिए कि लोगों को तुरंत खबर जाए। अब आपको याद है दिल्ली की निर्भया थी, 11 साल लगे रिपोर्ट आने में, तब तक में लोगों का पहले डर था, वो सब डर खत्म हो गया। जब तक आप इमीडिएट एक्शन नहीं करेंगे ऐसे घृणित कार्यों पे, देश के अंदर प्रॉब्लम होगा। ऐसे बारे में सोचते हैं ये लोग, सोचते नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कीजिएगा? एक जो आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, आपकी सरकार वहाँ पे है, वहाँ जो वो रेप की घटना हुई थी, उसमें महुआ मित्रा और कल्याण बनर्जी की जो विचार हैं वो अलग हैं, और उसमें ये भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी के जो लोग हैं वो उसको जानते थे पहले से। उसकी सच्चाई क्या है? वो क्योंकि वो जो मुद्दा था वो दिल्ली तक पहुँचा, ममता बनर्जी के को लेकर उसमें काफ़ी आलोचना हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी बहन बेटी का इस प्रकार से दुराचारियों ने हश्र किया, उसको राजनीति का खेल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी पार्टी के हो, किसी वर्ग के हो, किसी जाति के हो, किसी मजहब के हो, सबको एक साथ मिलकर जिस देश में महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी माँ के रूप में जिनकी पूजा होती है, वहाँ हम सबको खड़ा होकर के यह निर्णय लेना चाहिए कि इस प्रकार के घृणित कार्य यदि हमारी माँ बहन बेटी के ऊपर होगा तो उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, कल्याण बनर्जी ने क्या कहा, उसको लेकर पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि हम उनके बयान से किसी प्रकार से भी सहमत नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है।
कभी लोग आपा खोल के या पागल होकर के बोल देते हैं उल्टा सीधा। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो पार्टी का बयान है। हिंदुस्तान की मीडिया के बारे में कीर्ति आज़ाद क्या सोचते हैं, क्योंकि मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देखिए, होता है 183 समाज में को। 160वें पोजीशन पे हैं हम। किसी ज़माने में 101 पे थे, 183 में। आज तो स्तर बिल्कुल गिर गया है। आज तो बीजेपी की तरफ से एजेंडा आता है। एक जोशी जी वहाँ बैठते हैं, पूरा नाम नहीं लूँगा, वो जोशी जी हर मीडिया में भेज देते हैं कि भाई ये 10 टॉपिक है, इसको इस तरीके से, ये 10 स्टेटमेंट है एक ही टॉपिक पे, इसको अपने यहाँ चलाओ। ये तय करते हैं कि किस चैनल में कौन सा एंकर जाएगा, किस किस पार्टी के लोगों के प्रवक्ता को बुलाना है और किसको बुलाना है। इनकी हिम्मत नहीं होती मुझे बुलाने की, क्योंकि मैं इनका पैंट उतार देता हूँ सबकी। अच्छे सेंस में, मतलब गलत सेंस में नहीं बोल रहा। तो आपको डिबेट में नहीं बुलाते? नहीं बुलाते, क्योंकि उनको मना कर दिया कीर्ति आजाद को मत बुलाओ। अन्यथा तो मैं जाता था ना। इनकी बैंड बजता, ये सुधांशु त्रिवेदी जी बैठते हैं, बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। इनको ज्ञान अल्प है। ये बेचारे घूम फिर के धर्म पे ही आते हैं। ये हिंदू मुसलमान पे ही आएंगे। इनसे धर्म ही पूछ लेंगे कि मुझे बताओ कि हिंदू हमारे वेदों में है क्या नाम, पुराण में है क्या, रामायण में है क्या, महाभारत में है क्या, गीता में है क्या, ये हमारे जो महाकाव्य पहले रहे उसमें किसी में है क्या, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो कहानी उसमें है क्या? ये तो 9वीं शताब्दी में पर्शिया में जब पारसियों का वहां पर उत्पीड़न शुरू हुआ तो वो भागे हुए आए। सिंधु नदी को पार करना था, वो स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे। उन्होंने सिंधु को हिंदू बोल दिया तो हिंदू नदी हो गया, हिंदू धर्म बना दिया। ये अपनी मर्जी से उल्टा सीधा सिखाकर, जैसे तालिबानी सिखाते हैं, यह लोगों को गुमराह करते हैं। और मैंने आपको रंगों का भी खेल बताया। अभी कैसे मैंने कहा कि माँ का नाम, देवी के नाम पहले आता है। मैंने आपको बताया कि प्रकृति की कैसे पूजा की जाती है, सूर्य, चंद्रमा, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आप कहीं पे भी उठा करके देखेंगे, यह जो सिखा रहे हैं ये आगे देश को पाकिस्तान जैसी स्थिति में लेकर जाएंगे। मैं तो कहता हूं आदरणीय मोहन भागवत जी से, आ जाइए, दो बात करते हैं सनातन धर्म पे। आप तो कहते हैं कि आपके तो गोलवरकर कहते थे, मैंने बताया ये आपको, कि हम तो मानते नहीं, हम तो मानते हैं कि सनातन धर्म होना चाहिए, मनुस्मृति होनी चाहिए। आओ बात करते हैं सर। आपके माध्यम से मैं कहूँगा आप प्लीज़ उनके पास जाइए। आदरणीय मोहन भागवत जी मेरे से बहुत बड़े सीनियर हैं, उम्र में शायद बराबर ही होंगे, तो हाँ आइए ना। हम नहीं, बराबर नहीं होंगे, बड़े होंगे। हाँ बड़े होंगे, 4-5 साल बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। यंग इतने लगते हैं, मैं क्या करूँ, यंग इतने एनर्जेटिक हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आइए, कृपया हम लोग आमने सामने बैठें और इस विषय पर बात करें। जिस प्रकार से तालिबानी इंटरप्रिटेशन है उस प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। इतनी बातें तो मैंने बता दी। इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो कोई भी उनके प्रवक्ता आरएसएस के बोल दें कि नहीं जी रंग तो एक ही भगवा है, कोई कह दे नहीं जी सिया राम तो होता नहीं है, सिर्फ श्री राम होता है, कोई ये बोल दे कि प्रकृति की पूजा नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं सूर्य, ना, धर्म, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी की नहीं है, सो बता दे। तो या ये बोल दे कि माँ प्रधान नहीं है तो हमको बता दें। नहीं, मैं संघ का सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। संघ तो ये कह रहा है कि संविधान में से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दो। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो आए तो बात करें ना, क्यों हटा दो, क्यों, किस लिए? धर्मनिरपेक्ष क्यों हटा दो, समाजवाद क्यों हटा दो? समाजवाद इसलिए हटा दो कि जो बेचारे गरीब हैं, कुचले हैं, जो इतने वर्षों में नहीं आ सके, जो अंबेडकर जी ने देखा था कि 10 साल होना चाहिए, 10 साल के बाद उसके बाद रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि वो जो सुविधा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए हर सरकार बढ़ा रही है। और अगर आशीष कर रही है करना चाहिए तो ये क्यों बढ़ाते हैं फिर रिजर्वेशन पे? क्योंकि इनको वोट चाहिए। यह सरकार चलाना नहीं जानते, सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विधायक तोड़ दो, एमपी तोड़ दो। ये 240 जो इनके एमपी हैं अभी, उसमें से 105 तो गैर बीजेपी हैं, जो बाहर से आए हो, बाहर से आए हैं और अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं। ये क्या लानत है इनके ऊपर। मैं तो भगवान का, माँ काली का, श्यामा माई का धन्यवाद करता हूं कि मैं इनके चुंगल से निकला। सुबह का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं कहलाता। सर, देश में इस वक्त कास्ट सेंसस की बात हो रही है, जाति जनगणना।
आपको लगता है कि इस वक्त देश को इसकी ज़रूरत है? समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और बदलाव में कई नई चीजें आती हैं जो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा होता है। अभी तक तो इस बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मना कर रही थी कास्ट सेंसस के लिए, क्या हो गया भाई? तुम तो कास्ट सिस्टम नहीं चाहते थे, तुम मनुस्मृति मानते हो और तुम कह रहे थे कास्ट हमको नहीं है, और सबसे पहले गिनाने वाले तुम हो कि रामनाथ कोविंद जी तो एससी से लिए हैं, ये जो अपने राष्ट्रपति हैं ये ट्राइबल से हैं, मैं ओबीसी हूं, यह तो सबसे पहले बोलते और कहते हम कास्ट सिस्टम हटाएंगे। तो मैंने आपको कहा इनको सरकार चलाना नहीं आता, इनको सरकार बनाना आता है, और यह बीजेपी परपेचुअल ऑपोजिशन पार्टी है सरकार में रहते हुए। इनके ऊपर दबाव पड़ा, जब तेजस्वी ने वहां दबाव डाला ना, और कंसेंसस जब वो डिप्टी सीएम था उसने करवा दिया कास्ट सेंसस, इन पे हो गई प्रेशर। तो जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, चलाया फिर नहीं जाता इनसे, ये गाड़ी पे बैठ जाते हैं, मतलब ये दबाव में, लेकिन गाड़ी पे बैठ जाते हैं, इनको स्टीयरिंग चलाना लगाना नहीं आता। उसके बाद हिंदू मुसलमान ही होता है। सर एक आखिरी सवाल, मैं आज एक निशिकांत दुबे का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने ये बोला कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री का पद है वो खाली नहीं है योगी जी के लिए, और दिल्ली में जो यूपी का जो रिजल्ट आया है वो वोट मिले हैं मोदी जी के नाम पे, वो योगी जी के नाम पे नहीं आया है। ये मैंने पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये टसल देखी है, और ऐसा माना जाता है। देखिए ऐसा है, ये टसल बड़े लंबे दिनों से चल रही है, मैं बीजेपी में रहा हूँ, लोग अंतर से ये बात बताते हैं, और ये टसल है, इसको कहा गया था बाहर नहीं लाने। ये निशिकांत दुबे जी क्यों ले आए? मंत्री बनना चाहते हो, कोई रिशफल होगा तो शायद इन्होंने कहा हो, कंट्रोवर्शियल है बड़े, बहुत चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्शियल है, तो क्यों इन्होंने कहा नहीं कहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये टसल, ये जो आज निशिकांत ने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। क्योंकि संघ भी चाहता है रिप्लेसमेंट, संघ में ही फाड़ हो गया है, दो हो गए अलग अलग, बीजेपी के अंदर फाड़ है, मौका ढूंढ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि 75 साल के हो जाएंगे मोदी जी सितंबर में, तो क्या होगा? मोहन भागवत भी होने वाले हैं अभी शायद, नहीं वो उन पे अप्लाई नहीं होता, संघ पे नहीं हो सकता है वह रिजाइन करके इन पर प्रेशर डालें। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मैंने तो बोला मोहन भागवत जी मेरे उम्र के होंगे, ऐसा नहीं है, मैं 66 साल का हूँ। नहीं वो आपसे 9 साल बड़े हैं, बहुत बड़े। अच्छा दूसरी बताइए, चरण स्पर्श करता हूँ। आपको लगता है कि 75 का जो एज का जो फॉर्मूला है ये पीएम पे भी लागू होगा? उन्होंने तो खुद ही कहा, जब मार्गदर्शक मंडल में सीनियर लोगों को डाल दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मतलब तो फिर हाँ, इनका यही था कि हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके आएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, मोदी जी बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और जैसे बाहर देशों में चलता है, ईरान में चलता है कि अपना प्रधानमंत्री पिट्ठू बना दिया, कठपुतली बना के अपना खेलते रहे, भाई यहाँ जाओ, फ्रांस चले जाओ, यहाँ खुद गए घूमने फ्रांस, ये यही रहा। तो वो प्रयास था, वो प्रयास में फेल हो गए, जनता समझ गई। तो मोदी जी तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के 9-10 जितनी सीट थे सारे हार गए थे, मोदी जी अकेले बीच में जीते हैं। ये तो 6 लाख वोट से जीते थे पिछली बार, इस बार 1.5 लाख। इसके बाद 5 राउंड में ये हार रहे थे, फिर सब ब्लैकआउट हो गया, क्या हो गया समझ में नहीं आता, और एकदम से रात को पता लगा कि 1,37,000 से जीते या 25,000 से जीते। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मालूम नहीं भाई, भगवान का। एनीवेज मुबारकबाद तो है ही इनको। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू जी आए थे ना, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पे 3 बार बने थे प्रधानमंत्री, किसी के बैसाखी पर नहीं बने थे, एक्स्ट्रा 2AB पे नहीं बने थे। मोदी, अब देखिए ज्ञान देखिए मोदी जी का, मैं भी ज्ञान की बातें आपको बताई ना कि भाई देश तो बंटाधार होगा ही, इतने ज्ञानी प्रधानमंत्री हो तो ये 2AB एक्स्ट्रा मिलता है, बोलते हैं ना वो A² + B² + 2AB, तो ये 2AB एक्स्ट्रा मिलता है कि नहीं मिलता है? ये मोदी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी, पहले ही कर दी थी, पहली बार जीतने के बाद कि एक्स्ट्रा 2AB मिलता है। देखो एक्स्ट्रा 2AB क्या है? एक्स्ट्रा 2AB में एक है ए से आंध्रा है चंद्रबाबू नायडू, और दूसरा क्या है? बी बिहार नीतीश कुमार। तो एक्स्ट्रा 2AB जो है, अच्छा रिकॉर्ड किया आपने।
नहीं मैं जानता हूँ, बस मैं आपको बताया, मेरे को तो लेने आते थे ये 93-94। हाँ, जब मैं था 6 ही लोग थे बीजेपी में, अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और मैं। सुषमा जी उन ज़माने में पंजाब हरियाणा दिल्ली में रहती थी, प्रमोद महाजन महाराष्ट्र और गोवा में थे, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश में थे, जना कृष्ण मूर्ति तमिलनाडु में थे, उसके बाद राजनाथ जी तो छोड़ते ही नहीं थे यूपी, और कल्याण सिंह जी वहीं पर थे। तो ये 6 लोग थे जिनको देश भर घुमाया जाता था। तो उसमें वही हम जाते थे, तो एयरपोर्ट पे मोदी जी आए, ये सब हुआ, बातचीत हुई, बहुत अच्छा रहता था। रिसीव करने आते थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अमित शाह जी तो पीछे वो माला लेकर के, कोई पहनाने के लिए होता है ना, संवर्धन के लिए कोई लेके चलता है, तो अमित शाह जी, जो हमको शायद याद है, या पता नहीं वो माला पे थे या दरी बिछाते, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ थे क्या थे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग 6 लोग थे जो देश भर में भ्रमण करते थे। थैंक यू कीर्ति सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद देश। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत मुखर हैं कीर्ति आज़ाद जी, और उतनी मुखरता से उन्होंने अपनी बात भी रखी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, और आपके कुछ सवाल हैं तो हमें लिख भेजिएगा। नमस्कार।